क्या ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो क्या प्यून का काम होता है, क्या चपरासी का काम होता है? कहने का मतलब क्या इसमें पानी पिलाना पड़ता है, क्या इसमें साफ सफाई करनी पड़ती है, क्या इसमें खाना पीना बनाना पड़ता है? सभी भाइयों को नमस्कार, मैं सुजीत कश्यप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार आरआर कैंपस पे। आप सभी लोगों को पता है एसएससी एमटीएस की भर्ती आ चुकी है, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एसएससी एमटीएस की भर्ती से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे क्या एमटीएस होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी फॉर्म फिल कैसे करते हैं हम लोग, और सबसे बड़ी बात कि ये जो पोस्ट है ना एमटीएस और हवलदार, ये दोनों पोस्ट में क्या अंतर है, कौन एमटीएस भर सकते हैं, कौन हवलदार भर सकते हैं, क्या जो हवलदार भर सकते हैं एमटीएस भी भर सकते हैं, क्या जो एमटीएस भर सकते हैं वो हवलदार के लिए भी एलिजिबल है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये नोटिफिकेशन है क्या भाई। तो एसएससी एमटीएस 2025 की नोटिफिकेशन आई है भाई, जिसमें वैकेंसी की अगर बात करें तो 1075 हवलदार पद के लिए है और एमटीएस के पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी क्लियर नहीं की गई है, अभी काउंट हो रहा है। जैसे ही क्लियर होगी तुरंत ही नोटिफिकेशन अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो इसकी क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो 10th पास होती है। सैलरी की अगर बात करें तो बहुत हैंडसम सैलरी है इसकी भैया, 35,000 आपको सैलरी मिलता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या ये एमटीएस, जिसे कि हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, क्या ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो क्या प्यून का काम होता है, क्या चपरासी का काम होता है? कहने का मतलब क्या इसमें पानी पिलाना पड़ता है, क्या इसमें साफ सफाई करनी पड़ती है, क्या इसमें खाना पीना बनाना पड़ता है? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एमटीएस का मतलब प्यून नहीं हुआ। एमटीएस का मतलब होता है कि आपको ऑफिस के अलग अलग चैम्बर्स में फाइल उठा के ले जाने पड़ेंगे। जो आपके सीनियर ऑफिसर होंगे वो आपको बोलेंगे बाबू फाइल यहाँ से उस टेबल पे डाल दो, उस ऑफिसर के पास दे दो। तो फाइल ट्रांसफर का काम होता है बेसिकली, प्यून का काम नहीं होता है। तो इसकी आप लोग टेंशन ना लें, इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टाइमलाइन क्या है एग्जाम के बारे में। तो ये जो एमटीएस और हवलदार, ये दोनों पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसकी मैं बात बता दूं तो फॉर्म दोनों पोस्ट के लिए एक ही साथ भराता है। वैकेंसी अलग अलग होती है, सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होता है, बट फॉर्म फिल एक साथ होता है। तो फॉर्म फिल की अगर बात करें तो शुरू हो चुका है इसका फॉर्म भरने का डेट 26/6/2025 से, यानी 26 जून से शुरू हो गया है और 24 जुलाई तक ये आपका फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। अगर हम बात करें पेमेंट की, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिसीट जो आपको मिलेगा वो आपको 24/7/2025 तक आप ले लेंगे, ठीक है। और पेमेंट की अगर बात करें, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन फी पेमेंट की बात करें तो 25 जुलाई 2025। सारा एसएससी का एग्जाम एक दिन लास्ट डेट के अगले दिन तक आपको टाइम देता है पेमेंट करने का। यहां भी वही है, 24 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल का और 25 जुलाई को लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट का। अगर खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ी हो जाता है फॉर्म भरने में तो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की डेट जो दी गई है वो 29 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025, 2 दिनों का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, करेक्शन की चार्जेस लगेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। इसलिए कोशिश करिएगा कोई गड़बड़ी ना हो, एक ही बार में सही सलामत तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की अगर बात करें, देखिए इसमें एक ही टीयर की एग्जाम होती है। ये सीजीएल या सीएचएसएल जैसा टीयर 1 टीयर 2 की कहानी नहीं है। इसमें एक टीयर में एग्जाम होती है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। या हवलदार पोस्ट के लिए अगर आप डाल रहे हैं तो हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट होता है, यानी आपको उसमें पीईटी भी देना होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक आपकी एग्जाम होगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सा हुआ, ये फॉर्म फिल करने का डेट, पेमेंट का डेट और ये डेट बेसिकली एग्जाम का डेट 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, वैकेंसीज की डिटेल अगर देखेंगे तो टेंटेटिव वैकेंसी दी गई है, अभी अनुमानित वैकेंसी दी गई है। हमने जैसा बताया एमटीएस पोस्ट के लिए अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, अभी भी कह रहा है कि वैकेंसीज बीइंग कलेक्टेड। जैसे ही ये फाइनल डेटा आ जाता है अपडेट आपको दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल हवलदार की वैकेंसी दे दी गई है और हवलदार की पोस्ट है 1075, 1075 पोस्ट। हमें भी पता है पोस्ट बहुत कम आई है,
लेकिन ये पोस्ट आप टेंशन ना ले, इतनी नहीं रहने वाली, ये पोस्ट बढ़ेगी, क्योंकि हर बार अगर आप देखेंगे ना तो हवलदार में लगभग इसके आसपास होता है, एमटीएस में बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। तो अगर इस बार भी कहीं एमटीएस में 5-6 हजार पोस्ट आ गई तो कुल मिला के लगभग 7-8 हजार पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है इस बार भी। जैसा मैं बताऊंगा, पीछे की वैकेंसी भी मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 3-4 सालों में क्या वैकेंसी रही है। तो इसमें हवलदार की वैकेंसी है 1075। जैसा इसमें बताता है कि अपडेट अगर कुछ आता है तो आपको साइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, वैकेंसी के बारे में दे दी जाएगी डिटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि ईयर वाइज अगर वैकेंसी की बात करें कि पिछले कुछ वर्षों में एसएससी एमटीएस के वैकेंसी की क्या सिचुएशन रही है, तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए बाबू 2020 में अगर बात करें तो 3972 मतलब 3972 वैकेंसी आई थी आपकी। 2021 की बात करें तो 7301 वैकेंसी थी। 2022 की बात करें तो 11788 वैकेंसी थी। ये सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी 2022 में। उसके बाद बात करें 2023 में तो 1773 वैकेंसी आपकी आई थी। ठीक है, उसके बाद 2024 की बात करें यानी लास्ट ईयर तो 9583 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, जिसमें आप देखेंगे तो हवलदार का 3500 के आसपास वैकेंसी था और एमटीएस का लगभग 6000 के ऊपर वैकेंसी था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2025 की अगर बात करें तो जो 1075 पोस्ट है ना, ये सिर्फ हवलदार के लिए भी आया है, एमटीएस का भी आना बाकी है। तो एमटीएस में जैसे पिछले साल भी 6100 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार भी अगर 4-5 हजार वैकेंसी दे देता है अगर एमटीएस में, तो कुल मिला के आपका लगभग 7000-8000 के आसपास वैकेंसी जाने की उम्मीद है। जो लगभग ऑन एवरेज देखें तो लगभग यही 8 से 10 हजार के बीच में डेटा आप देख रहे होंगे कि रहता है अप्रोक्स अगर आप देखें तो। बीच में एक 2023 की अगर आप छोड़ दें तो 2023 में तो बिल्कुल ही वैकेंसी नहीं थी, क्योंकि लगभग वैकेंसी 2022 में दे चुका था, तो अगले साल कम थी। लेकिन इस बार उम्मीद है कि इतनी 7-8 हजार वैकेंसी जाएगी। तो आप वैकेंसी के लिए टेंशन ना ले, ये बढ़ेगी, ये कंफर्म है। आगे देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए होगा। तो क्वालिफिकेशन की जो डेट निर्धारित की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 को, यानी 1 अगस्त 2025 को आप क्या होने चाहिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी बेसिकली आप बात करें तो आप 10th किसी भी बोर्ड से पास होने चाहिए। 1/8/2025 से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए आपके हाथ में। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो फिर से वही 1/8/2025 के अकॉर्डिंग आपको एज लिमिट बताई गई है। और वो एज लिमिट क्या है, तो एमटीएस में आप ध्यान देखेंगे तो 2 एज ग्रुप की वैकेंसी होती है। एक एज ग्रुप की वैकेंसी होती है एमटीएस में 18 से 25 वालों के लिए, और दूसरी होती है 18 से 27 वालों के लिए। ये अलग अलग एज ग्रुप की वैकेंसी होती है। तो एमटीएस में देखेंगे तो 18 से 25 में एक एज ग्रुप का डेट दिया हुआ एज लिमिट, और दूसरा 18 से 27। कहने का मतलब है कि अगर आप एमटीएस के लिए भरना चाहते हैं तो आप 2/8/2000 से पहले नहीं जन्मे होने चाहिए, और 1/8/2007 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डेट आप मिला लेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए। अगर आप हवलदार पोस्ट की बात करते हैं या एमटीएस के कुछ और पोस्ट के लिए, ध्यान से समझेंगे, हवलदार पोस्ट के लिए और एमटीएस के कुछ अन्य पोस्ट के लिए 18 से 27 ईयर की एज लिमिट होती है। इसमें क्या है, 2/8/1998 से पहले नहीं होने चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, और 1/8/2007 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एज लिमिट है, मोटा मोटा आप देखें तो 18 से 25 और 18 से 27, यही आपकी एज लिमिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म and the same recorded in the matriculation secondary examination certificate will be accepted by the commission। कहने का मतलब है कि जो आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे ना, वो किसके अकॉर्डिंग वैलिड होगा, तो आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा या 12th का सर्टिफिकेट होगा उस पे जो लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और डलवाया है, और आप अगर आधार कार्ड के हिसाब से अगर डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ तो आपका गलत हो जाएगा, फॉर्म फिल आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका 10th का डेट ऑफ बर्थ है यही आपका वैलिड होगा। ठीक है, जो आपका फाइनल माना जाएगा इसी को माना जाएगा
10th के डेट ऑफ बर्थ को। बाकी अगर सेम है सब में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बाकी किसी और में डिफरेंट है, जैसे बहुत लोगों का होता है आधार कार्ड में अलग होता है, पैन कार्ड में कुछ और होता है, 10th के मैट्रिक के सर्टिफिकेट में कुछ और होता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, मैट्रिक के सर्टिफिकेट वाला ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा है कि कुछ कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST को 5 साल का मिला हुआ है, OBC की बात करेंगे तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, अगर PID अनरिजर्व्ड EWS अगर बात करेंगे तो 10 साल का मिला हुआ है, PWBD OBC की बात करेंगे तो 13 साल का है, और PWBD अगर आप SC ST की बात करेंगे तो 15 सालों का है। तो ये मोटा मोटा एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, ये है आपका सिस्टम। आगे बढ़ेंगे, अप्लाई इस फॉर्म को कैसे करेंगे, तो आपको पता है जो ऑफिशियल वेबसाइट है, नई वाली ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, या इस बार से ऑप्शन आया है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन माई SSC मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे तो पहले भी होती थी, इस बार नया आया है अपडेट कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे, फॉर्म जितनी जल्दी हो सके आप भर लें, क्योंकि अभी CGL के भी फॉर्म फिल हो रही है, CHSL की भी और MTS की भी अब हो रही है। तो इतना ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा ना कि SSC की साइट बार बार क्रैश कर जा रही है, तो आप इनसे बचें, और मैं आपको यही अर्ज करूंगा कि आप जल्द से जल्द जितनी अर्लीस्ट हो सके आप फॉर्म को फिल कर लें। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपया लगेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, कुछ लोगों को पैसा नहीं लगेगा, जैसे वुमेन कैंडिडेट अगर कोई भी है, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड है वो। SC अगर कैटेगरी से कोई आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं, कोई डिसेबिलिटी वाले अगर आते हैं, और एक्स सर्विसमैन अगर हैं, तो इन लोगों को कोई भी पेमेंट फी नहीं लगेगी। ये लोग जो हैं एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, इनको छूट दी गई है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वैसे भी जिनको लगता है मात्र 100 रुपया ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अंडरगॉन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये ध्यान रखिएगा, OTR के समय SSC में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के समय आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन दिया जाता है आधार बेस्ड और दूसरा ऑप्शन दिया जाता है नॉन आधार बेस्ड। तो दोनों ही तरीका से आप कर सकते हैं OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ध्यान बस ये रखना है कि अगर आप आधार बेस्ड करते हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप नॉन आधार बेस्ड OTR अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अंडरगॉन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिन लोगों ने आधार बेस्ड नहीं किया है, विल बी रिक्वायर्ड, उन्हें जरूरत है, टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर्स बिफोर द शेड्यूल्ड स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के शेड्यूल से 2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। आधार वालों के लिए ये सब लफड़ा नहीं है, आसानी से वेरिफिकेशन हो जाएगा, बट नॉन आधार वालों को 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। कह रहा उसके साथ जो नॉन आधार वाले हैं, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा और क्या चाहिए, एडमिट कार्ड तो ऑब्वियसली चाहिए, एडमिट कार्ड के साथ साथ और भी क्या चीज मैंडेटरी है, तो टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके जाएंगे। ध्यान से सब चीज समझेंगे, 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, सिंपल सी बात है, कलर फोटोग्राफ मांगता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। उसके बाद ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, एक ऐसा ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें आपका वैलिड फोटो लगा हुआ हो, ठीक है। उसके साथ साथ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट, और दूसरी बात ऐसा आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें आपका फोटो भी हो और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया हो, और एग्जैक्ट वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे है, यानी जो आपने फॉर्म फिल करने के समय दिया था, ठीक है। ये आपका आधार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। अब इसमें आईडी प्रूफ में बता रहा है कि क्या क्या आप ले जा सकते हैं, तो वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, डीएल ले जा सकते हैं, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल के द्वारा अगर आपको आई कार्ड दी गई है। हाँ, ध्यान रखना है कि ये सब पे आपका फोटो होना चाहिए और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, डीओबी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो वहां का एम्प्लॉयर आईडी कार्ड भी चलेगा। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज, अब ये सर्विसमैन के लिए हो गया कि उनको तो आईडी मिलता ही है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज का कि अगर नॉन आधार हैं तो आपको ये सब चीजें लेके जानी है वेरिफिकेशन के लिए। आगे देखेंगे, अब आते हैं इंपॉर्टेंट हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन कैसे होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है। तो सिंपल सी बात है,
एमटीएस की पोस्ट के लिए अगर बात करें तो द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है, सिंपल सी बात। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ सीबीई, मतलब एमटीएस के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कहानी खत्म, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो हवलदार के लिए आपका 2 एग्जाम होगा। पहला तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो कि सेम एमटीएस वाला होगा, दूसरा आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी, मतलब बेसिकली फिजिकल भी आपका होगा अगर आप हवलदार के लिए जाते हैं। एमटीएस के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और हवलदार के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके साथ साथ फिजिकल, ठीक है, ये 2 मोड में होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज। आप चाहे कोई भी भाषा बोल रहे हो ना इंडिया में, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा में ये एग्जाम आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन सा भाषा है। आगे अगर बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान से आप समझेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको ये चीज समझ के। क्या है कि एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 सेशन में इसका एग्जाम होगा। 4 पेपर होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, यही 4 पेपर आपका होता है एसएससी का। इसको 2 सेशन में इसने डिवाइड किया है। पहला सेशन में मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 40 क्वेश्चन हुआ ये दोनों मिला के, कितना, 40 क्वेश्चन हुआ ये दोनों मिला के, मैथ्स और रीजनिंग। मजेदार बात मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से समझना, मजेदार बात अभी मैं आपको बताऊंगा, और वो ये बताऊंगा कि ये दोनों जो 20-20 क्वेश्चन है ना, मिला के जो आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको जरूरी नहीं कि आपको 40 बनाने हैं, क्योंकि ये दोनों जो पेपर होता है ना सेशन 1, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आपको 30% नंबर बस लाने हैं, मतलब 40 क्वेश्चन है उसका 30% ही आपको बनाना है। मतलब इस 40 क्वेश्चन में किसी ने अगर 12 क्वेश्चन भी सही बना दिए ना तो वो क्वालिफाई हो गए। अब आप सोच लो, मैथ्स और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन में क्या 12 क्वेश्चन आप सही नहीं बना सकते हो? सबसे बड़ी बात, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। ये सेशन 1 में है ना, यहां लिखा हुआ है ना, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 कोई निगेटिव भी नहीं है, मतलब 40 क्वेश्चन में आपको मात्र 12 ही सही करना है और कोई निगेटिव ही नहीं है। तो 40 का 40 बना के आ जाओ, उसमें 12 तो सही होना ही होना है। आपने सही से पढ़ा है, अब बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तब तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो 40 में मात्र 12 बनाना है। एक्चुअल जो आपका रिजल्ट डिटर्मिनेशन होता है ना, जो आपका मेरिट बनता है, वो सेशन 2 पे बनता है, जिसमें आपका जीएस होता है और इंग्लिश होता है। तो ये दोनों आपका मेन पेपर है, जीके और इंग्लिश। एमटीएस के लिए जीके और इंग्लिश इज मस्ट, यही दोनों आपका रिजल्ट बनाता है, यही दोनों मेरिट बनाता है। तो बस इस दोनों पे फोकस करो। मैथ्स रीजनिंग मात्र 12 क्वेश्चन सही करना है, कोई भी कर लेगा। जीएस और इंग्लिश की अगर बात करें तो 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75-75 नंबर के, यानी यही आपका डिसाइड करेगा 75 दूनी 150 कि 150 में आप कितने नंबर लाते हैं, यही आपका फाइनल डिसाइड करेगा। ठीक है। टाइम की बात करें तो 45 मिनट दिए जाते हैं दोनों सेशन में, सेशन 1 में भी 45 मिनट और सेशन 2 में भी 45 मिनट। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग है, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 2 में अगर बात करें तो 1 नंबर आपका कटेगा, है ना, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका नेगेटिव कटेगा। तो नेगेटिव काफी ज्यादा है, ध्यान रखेंगे। नॉर्मल एग्जाम में 0.25 या बहुत होता है तो 0.5 होता है, आधा नंबर कटता है। यहां पे एक क्वेश्चन पे 3 नंबर सही मिल रहा है तो 1 नंबर काट लिया जा रहा है नेगेटिव पे। ध्यान रखेंगे इस बात का, नेगेटिव को एकदम कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब बहुत कंफ्यूजन क्या होता है बहुत स्टूडेंट के मन में कि सर सेशन 1 और सेशन 2 एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या अलग अलग दिन होगा या एक ही दिन होगा? एक ही दिन होगा तो क्या गैप मिलेगा? तो आइए उन सब चीजों को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, जैसा हमने बताया, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे। ध्यान रखिएगा, सेम डे पे दोनों सेशन आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब पहला कहानी जो आपको लगता था कि क्या अलग अलग दिन होता है, नहीं, सेम डे पे होता है। दूसरा, क्या गैप मिलता है? तो देखिए गैप भी नहीं मिलता है। द कैंडिडेट्स विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन 1। सेशन 1 के लिए 45 मिनट मिलेगा।
ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट, जैसे ही 45 मिनट खत्म होंगे, सेशन 1 विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। सेशन 1 जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपने बनाए हो या ना बनाए हो, ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा। और इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1, सेशन 1 के खत्म होने के तुरंत बाद आपका सेशन 2 विल स्टार्ट, सेशन 2 भी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये भी कहानी खत्म है कि क्या दोनों सेशन के बीच में गैप मिलता है, तो नहीं, तुरंत ही सेशन 1 खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद ही आपका सेशन 2 भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जब सेशन 1 और सेशन 2 होगा तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो फिर कम टू एन एंड, वो आपका खत्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, अब कैसे सिलेक्शन होता है, तो पहले एमटीएस पोस्ट की बात करते हैं, फिर बाद में हवलदार की बात करेंगे। एमटीएस पोस्ट की बात करें तो कह रहा फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ्स इन सेशन 2। जैसा हमने बताया कि सेशन 1 तो क्वालिफाइंग होता है, कहानी सेशन 2 पे आपका बनेगा, तो सेशन 2 के लिए कैटेगरी वाइज सेपरेट कट ऑफ जारी किया जाएगा और उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग होगा। कह रहा है एज द वैकेंसीज ऑफ एमटीएस आर इन 2 एज ग्रुप्स, एमटीएस की वैकेंसी 2 एज ग्रुप में है, आपको पता है, एक 18 से 25 वाला और एक 18 से 27 वाला। तो हो सकता है कमीशन ये भी करे कि कैटेगरी वाइज, है ना, ग्रुप वाइज कर दे और ग्रुप वाइज में कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ निकाल दे, यानी ग्रुप वाइज 18 से 25 वालों का अलग निकाल दे, 18 से 27 वालों का अलग निकाल दे। ये अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, अगला बात करें, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ सेशन 2 ही आपका मेन है, तो जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को वो किसके अकॉर्डिंग, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट ऑफ सेशन 2। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट इन सीबी, द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सोनली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेशन 2। हमने क्या बताया कि क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको आइडिया है। नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनली कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 के अकॉर्डिंग। आगे हवलदार पोस्ट की अगर बात करें तो इसका क्या है भाई सिलेक्शन प्रोसेस, तो कह रहा फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:7। ये ध्यान रखिएगा, क्या रेशियो होगा, 1:7। क्या है ये भाई 1:7, तो कह रहा है वैकेंसीज इज टू कैंडिडेट्स, कि जितनी वैकेंसी होगी उसके 7 गुना लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हवलदार में आपको फिजिकल भी होता है। तो पहले जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो उसमें से कितने बच्चों को फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो 7 गुना बच्चों को, ध्यान रखिएगा, 7 टाइम्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। मतलब अगर मान लीजिए 5 लाख बच्चों ने कंप्यूटर बेस्ड, मैं एक डेटा बता रहा हूं, वैसे तो फॉर्म काफी भरा था, मैं एक आइडिया बता रहा हूं कि 5 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अगर उन्होंने दिया है, ठीक है, और वैकेंसी मान लो अगर 1000 है, फॉर एग्जांपल वैकेंसी मान लो अगर 1000 है, तो उस 5 लाख में से कितने लोगों को फिजिकल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, तो 7 गुना यानी 7000, ठीक है, इंटू 7, 7 गुना लोगों को चुना जाएगा, ठीक है, फिजिकल के लिए। तो बता रहा है कि फॉर अपियरिंग इन फिजिकल 7 गुना को चुना जाएगा फिजिकल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबीई। सीबीई का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के सेशन 2 के आधार पे, क्योंकि सेशन 1 तो क्वालिफाइंग है, तो सेशन 2 के आधार पे 7 गुना बच्चों को चुना जाएगा और उसमें से फिर इस तरीके से रिजल्ट आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि कोई कैंडिडेट जो फेल हो गए हैं क्वालिफाई पीईटी में, मान लीजिए अगर हवलदार के लिए पोस्ट भरा है आपने और आप फिजिकल में आप फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, अभी भी आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एमटीएस में सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उसमें किसी फिजिकल की जरूरत नहीं है। तो आप अगर फिजिकल में किसी कारण से छंटनी हो जाती है आपकी, तो भी आप एमटीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे, हो सकता है आपको एमटीएस में नौकरी मिल जाए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे अगर बताएं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो क्या क्या होता है कहानी भाई, तो देखिए वॉकिंग होता है, सबसे पहले वॉकिंग होता है, चलना होता है आपको। मेल की अगर बात करें तो 15 मिनट में 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में चलना होता है। 15 मिनट में 1.5 किलोमीटर चल दो, आसानी से आप चल सकते हैं। फीमेल के लिए बात करेंगे तो मात्र 1 किलोमीटर और वो भी 20 मिनट में, इनके लिए तो और ईजी है। आगे अगर बात करें तो देखिए हाइट वगैरह की बात अगर करें तो मेल के लिए बात करें तो हाइट आपका 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुल्ली एक्सपेंडेड
विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। पूरा फुला के भी आप अगर करते हैं ना तो फुला मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन वैलिड होगा और उसमें आपको 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो हाइट आपका 152 सेंटीमीटर होता है और वेट आपको 48 केजी होनी चाहिए महिलाओं की। ठीक है, तो ये आपका हाइट और वेट और चेस्ट की बात हमने बता दिया। ये आपका है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आगे देखते हैं। तो उम्मीद है आपको एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का और अगर डाउट है तो आप बेझिझक, आप नो डाउट तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई दे दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और आप इस एमटीएस की तैयारी किस तरीके से करना चाहते हैं या कैसे आप कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आज से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आरआर कैंपस के साथ जुड़ जाइए और आरआर कैंपस लगातार एसएससी एग्जाम्स के लिए एकमात्र सर्वोत्तम संस्थान है। अगर आप बिहार की बात करें तो जितने भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं जो कि आप एमटीएस भर रहे हैं वो हमारे आरआर कैंपस के चैनल के साथ आप जुड़े रहें। सुबह से शाम तक लगातार क्लास हो रही है और आपको बहुत बढ़िया से तैयारी करवाई जाएगी। और भी हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस ला रहे हैं जिसकी जानकारी मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और तब तक के लिए अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।